स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण क्लास में। हम लोग जून माह का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान में पुरस्कार। तो इसमें आप नेक्स्ट पुरस्कार बोर्ड पर देख रहे हैं कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वह बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 25 लाख रुपए दिया गया है सलीमा टेटे को। अब वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जुगराज सिंह पुरस्कार अंडर 21 ईयर 10 लाख अरंजीत सिंह हुंडाल को दिया गया है। दो चीज याद रखिए, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 25 लाख का सलीमा टेटे को दिया गया है, और एक और पुरस्कार है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जुगराज सिंह पुरस्कार अंडर 21 वर्ष में 10 लाख रुपए राशि का अरंजीत सिंह हुंडाल को दिया गया है। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आशुता लाका पुरस्कार, इसका नाम क्या है, अंशुता लाका पुरस्कार, अभी अंडर 21 ईयर है, 10 लाख दीपिका सोरेंग को दिया गया है, याद रखिएगा। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बलजीत सिंह पुरस्कार 5 लाख PR श्रीजेश को दिया गया है। और डिफेंडर, ये सारे हॉकी में दिया गया है, याद रखिएगा, सारे हॉकी में, पिछले क्लास में चर्चा किए थे, सब हॉकी में दिया गया है। और तो ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी गोलकीपर कौन है, बलजीत सिंह पुरस्कार 5 लाख PR श्रीजेश का। डिफेंडर ऑफ द ईयर प्रगट सिंह पुरस्कार 5 लाख हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। ये सारे हॉकी क्षेत्र में दिया गया है। मिडफील्डर ऑफ द ईयर अजीत पाल सिंह पुरस्कार 5 लाख रुपए का हार्दिक सिंह। देखिए, अब मिडफील्डर ऑफ द ईयर अजीत पाल का मतलब क्या होता है कि अजीत पाल सिंह कभी मिडफील्डर खिलाड़ी रहे होंगे और उनके नाम पे इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई, तो हार्दिक सिंह को दिया गया है 5 लाख का। और फॉरवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार धनराज पिल्लई भारत के फॉरवर्ड रहे हैं, अब बहुत गोल किए थे, इनका पुरस्कार 5 लाख दिया गया है, अभिषेक को दिया गया है। तो ये सारे पूछ सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 पुरस्कार तमिलनाडु की स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार, जिसने मई 2023 की मणिपुर हिंसा का गहन और विस्तृत कवर किया था, तथा इंडियन एक्सप्रेस से संबंध पत्रकार रितिका चोपड़ा को, ध्यान रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार रितिका चोपड़ा को, दोनों को संयुक्त रूप से मार्च 24 में नई दिल्ली में एक समारोह में चमेली देवी पुरस्कार दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी थी, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के लड़ाई के समय जेल जाने वाली पहली जो जैन महिला थी उनका नाम था चमेली देवी। और इन्हीं के स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में की गई थी, 1980 में की गई थी। यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही विगत 42 वर्षों से दिया जाता है, पिछले 42 वर्षों से दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर हिंसा गहन अध्ययन कवर किया था किसने? ग्रीष्मा कुठार ने। और रितिका चोपड़ा को भी यह संयुक्त पुरस्कार दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, देखिए, लता जी के पिता का नाम था दीनानाथ, तो लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 दिया गया स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित यह तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल 2024 को दिया गया था। याद कीजिएगा कि 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को
24 अप्रैल 2024 को प्रदान किया गया। इनका फोटो भी दिया गया है, ग्रहण कर रहे हैं। और ये आशा भोसले दे रही हैं, इसमें लता में बहन छोटी बहन है, आशा भोसले दे रही हैं पुरस्कार ग्रहण करते हुए अमिताभ बच्चन। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में यह पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तथा 2023 में यह पुरस्कार प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को 24 अप्रैल को दिया गया था। मतलब कि अभी तक लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहला पुरस्कार 22 में नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा आशा भोसले को और तीसरा अमिताभ बच्चन को। इसको याद रखिएगा, इस सवाल पूछने लायक है, मिलान करने के लिए दे सकता है आप लोगों को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई थी तथा प्रति वर्ष दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। यह राष्ट्र के निर्माण में एक अनुकरणीय योगदान हो सकता है। जैन जिसका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान हो उसी को पुरस्कार दिया जाता है। जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। आप अक्सर देखते होंगे लोकेश मुनि चर्चे में रहते हैं। तो यह के जैन धर्म के एक आचार्य हैं लोकेश मुनि। इन्हें अहिंसा और विश्व शांति के लिए अनेक प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सम्मान से वाशिंगटन में 9 अप्रैल 2024 को सम्मानित किया गया। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय भिक्षु हैं। याद रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी भिक्षु कौन बने? लोकेश मुनि। एक और बड़ा पुरस्कार दिया गया है। चंद्रयान 3 टीम को अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन का पुरस्कार। चंद्रयान 3 टीम को अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन का पुरस्कार दिया गया। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूचना, शिक्षा और सहयोग प्रदान करने वाले गैर लाभकारी अमेरिकी संगठन स्पेस फाउंडेशन ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को वर्ष 2024 का अपना शीर्ष जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसका नाम है जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है। कोलोरेडो अमेरिका में 8 अप्रैल को फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत के ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्य दूत डीसी मंजूनाथ ने, माने जो भारत के राजदूत हैं ह्यूस्टन में, तो मंजूनाथ ने इसरो की चंद्रयान टीम की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया था। यह पुरस्कार किसने लिया था? डीसी मंजूनाथ ने। महावाणिज्य दूत के थे। सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पतालों के लिए रक्षा मंत्री की ट्रॉफी। सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पतालों के लिए, ये आर्मी द्वारा चलाया जाता है कमांड हॉस्पिटल, तो रक्षा मंत्री की ट्रॉफी किसे मिली? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के कमांड अस्पताल दक्षिणी कमान पुणे को रक्षा मंत्री की ट्रॉफी 2024 प्रदान की गई। ऐसा दूसरा पुरस्कार दूसरे सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल के लिए कमांड अस्पताल मध्य कमान लखनऊ को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। कब के लिए दिए गए हैं? माने पुणे को रक्षा मंत्री की, माने दक्षिणी कमान पुणे और मध्य कमान लखनऊ 2 को दिया गया है। किसको? दक्षिणी कमान पुणे और मध्य कमान लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल के रक्षा मंत्री का ट्रॉफी प्रदान की गई। याद रखिएगा। अगला पुरस्कार है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024। नोवाक जोकोविच को 5वीं बार पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। टेनिस खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं।
खेल जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले वर्ष 2024 के लॉरियस पुरस्कार की घोषणा मैड्रिड स्पेन में 22 अप्रैल 2024 को की गई। इनमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को प्रदान की गई। किसको? नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। तो सर्बिया के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को प्रदान किया गया। ये नोवाक जोकोविच सर्वश्रेष्ठ युगल खिलाड़ी हैं, इतना बोनमती सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं। तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन की फुटबॉलर किसको दिया गया? एताना बोनमती को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार फुटबॉल जगत में एताना बोनमती को दिया गया। जोकोविच को यह पुरस्कार 5वीं बार प्राप्त हुआ है। इस वर्ष के लॉरियस पुरस्कारों की सूची भी देख लीजिए आप लोग, ये सारे दिए जाते हैं टेनिस में। सॉरी, लॉरियस पुरस्कार महत्वपूर्ण खेल है, पुरस्कार है। लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। और लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एतना बोनपति स्पेन की क्या हैं? फुटबॉलर हैं। मतलब कि जो लॉरियस पुरस्कार है खेल में दी जाती है, वो कोई भी खेल हो सकता है। और लॉरियस वर्ल्ड कप का वापसी वाला या वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैंने जो वापसी की है सिमोना बाइल्स को दिया गया है। यह अमेरिका के जिम्नास्ट हैं। सिमोना बाइल्स को दिया गया है। जो वापसी करने वाली हैं तो वो हैं जिम्नास्ट में सिमोना बाइल्स को। और लॉरियस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम स्पेन की महिलाओं की फुटबॉल टीम को दिया गया है। स्पेन की महिलाओं की फुटबॉल टीम को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का अवार्ड दिया गया है। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी का पुरस्कार डीडे डी ग्रूट नीदरलैंड के व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ी को दिया गया है। वर्ष के ये सब लॉरियस पुरस्कार है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी डीडे डी ग्रूट नीदरलैंड के ये व्हील चेयर पर बैठे हुए टेनिस खिलाड़ी हैं। एक्शन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के स्केट बोर्डर को दिया गया है। एक्शन करने वाले, एक्शन भी तरह से खेल हो सकता है। द एक्शन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के स्केट बोर्डर को, यस स्केट बोर्डर। और स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड्स राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें दिया गया। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण निधन देख लेते हैं। स्वामी स्मरणानंद, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का 95 वर्ष की उम्र में 26 वर्ष को कोलकाता 2024 में क्या हो गया? निधन हो गया। जुलाई 17 से वह रामकृष्ण मठ के साथ साथ मिशन की बगडोर भी संभाल रहे थे। उनके निधन के पश्चात स्वामी गौतमानंद को मिशन का नया अध्यक्ष 24 को चुना गया है। अब आप सवाल आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो स्वामी गौतमानंद है। और मृत्यु हुई है किसकी? स्वामी स्मरणानंद की। गंगू राम से, इनको बारे में जानिए, इनकी भी निधन हुई है। गंगू राम से, यह जाने माने सिनेमेटोग्राफर गंगू राम से का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ था। 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। ये 7 अप्रैल 24 को मुंबई में निधन हुआ। फिल्मों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध 7 रामसे भाइयों में दूसरे नंबर के गंगू राम से मुख्यतः हॉरर फिल्मों के ही सिनेमेटोग्राफर थे। रामसे ब्रदर्स के बैनर तले बनी फिल्मों में 50 से अधिक फिल्मों में इन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी। ठीक है। अगला है पीटर हिग्स, इनका नाम बहुत फेमस है। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में एडिनबर्ग निधन हो गया। हिग्स बोसोन पार्टिकल, जो गॉड पार्टिकल नाम से भी प्राय जाना जाता है, की खोज पीटर हिग्स ने की थी। लेकिन पीटर हिग्स ने किसके माध्यम से किया थी? जगदीश चंद्र बोस के माध्यम से की थी।
भौतिकी के क्षेत्र में उनके प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित पीटर हिग्स को फ्रैंकोइस एंगलर्ट के साथ 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखिएगा कि 2013 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स की 94 वर्ष की आयु में एडिनबर्ग में निधन हो गया, जो ब्रिटेन के निवासी थे। ना ही जानिए पीटर हिग्स। मैंने आपको बताया था किसी क्लास में कि बोसॉन कौन, तो जेसी बोस और पीटर हिग्स ने मिल, जेसी बोस के खोजों को पीटर हिग्स ने आगे बढ़ाया था। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आई हैं इनके बारे में देखिए। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, यह सलमान रुश्दी का लिखा हुआ है। जाने माने ये लेखक है सलमान रुश्दी। अंटिल ऑगस्ट, यह गैब्रियल गार्सिया मार्केवेज द्वारा लिखा गया है। योर उटोपिया, बोरा चुंग ने लिखा है। द पैराडाइज प्रॉब्लम, क्रिस्टीना लॉरेन। और मास्टरिंग द डाटा पैराडॉक्स, नितिन सेठ। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सलमान रुश्दी की यह नई पुस्तक जो है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, इसको आप जरूर याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है। वर्ष दिवस सप्ताह तो आपको पता ही रहते हैं, फिर भी देख लीजिए। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के साथ साथ उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को खान जागरूकता हेतु, माने खान माने माइंड, आमिर खान नहीं, खान मतलब खान जागरूकता हेतु राष्ट्रीय दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। और 5 अप्रैल 1919 को भारत के पहले मर्चेंट शिप SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। उसकी स्मृति में इस दिन को राष्ट्रीय नौवहन दिवस स्वीकार किया गया है। मैं बस 10 सेकंड में हाजिर हो रहा हूं। अब देखें आप, 5 अप्रैल को समता दिवस, 5 अप्रैल को समता दिवस, दिवंगत पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का जन्म दिवस। इनका संबंध बिहार से ही था। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल, भारतीय जनता माने बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है। 1980 को स्थापित भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल 24 को मनाया गया देश भर में। और 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत की गई थी। 6 अप्रैल को ही विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अगस्त 2013 को पारित किया था। और 1896 में पहले ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 6 अप्रैल को ही हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चुना गया है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, ये होम्योपैथी के जर्मन जनक सैमुअल हैनीमैन का जन्म दिवस है, 10 अप्रैल मनाया जाता है हर साल। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, श्रीमती कस्तूरबा गांधी की जयंती भी इस दिन। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में वर्ष 2003 से मनाई जा रही है। सवाल ये पूछ सकता है कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, इनकी 137 जयंती 14 अप्रैल 2024 को देश में मनाया गया। और 14 अप्रैल को ही अग्निशमन सेवा दिवस होता है। और 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सप्ताह होता है। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है। 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतें थीं, उनको मिलाने से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में
आया था। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड सिटीज के रूप में भी जाना जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि किस दिन मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस होता है, और 23 अप्रैल को खोंग जौम दिवस, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अपने राज्य के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को खोंग जोम दिवस मणिपुर सरकार द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मणिपुर सरकार द्वारा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। यही महत्वपूर्ण है कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड डे मनाया जाता है, अप्रैल का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, जो डांसर हैं इस दिन को याद रखते हैं, 29 अप्रैल। और थोड़ा सा विविध देखा जाए, पायल कपाड़िया के फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट कान फिल्मोत्सव के प्रतियोगिता खंड में शामिल किया गया है। फ्रांस की प्रतिष्ठित 77वां माना 77वां कॉन फिल्म महोत्सव 14 से 25 मई 2024 को फ्रांस में के कॉन शहर में आयोजित किया गया है। इस महोत्सव के प्रतियोगिता खंड के लिए चुनी गई 19 फिल्मों में पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट भी शामिल है। यह महोत्सव की शीर्ष पुरस्कार पाम डी ओर के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी और फिल्म का प्रीमियर भी इस महोत्सव में होगा। 40 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के पश्चात कोई भारतीय फिल्म कौन फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाम डी ओर पुरस्कार के लिए मैंने चुनी गई है। इससे पूर्व प्रतिस्पर्धा में शामिल रही अंतिम भारतीय फिल्म 1983 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन की खारिज थी, मैंने इस पुरस्कार के लिए, पाम डी के लिए। इससे पहले MS सत्यू की गर्म हवा, सत्यजीत रे के पारस पत्थर, राज कपूर की आवारा, वी शांताराम की अमर भूपाली और चेतन आनंद की नीचा नगर को कान फिल्म महोत्सव के प्रतियोगिता खंड के लिए चुना गया था। नीचा नगर 1946 में कान में यह शीर्ष पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है, याद रखिएगा। नीचा नगर, नीचा नगर 1946 में फ्रांस के कान में शीर्ष पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। इस समय इस पुरस्कार को ग्रैंड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म के नाम से भी जाना जाता है। चेतन आनंद ने नीचा नगर को डायरेक्ट किया था, याद रखिएगा। चेतन आनंद के नीचा नगर फिल्म 1946 में कौन में यह शीर्ष पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी। अब देखिए टाइगर ट्राइम्फ 2024 भारत अमेरिका संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास था। टाइगर ट्राइम्फ 2024 भारत अमेरिका संयुक्त त्रिसेवा अभ्यारंभ, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 2024 पूर्वी समुद्री तट पर विशाखापट्टनम के निकट 18 से 31 मार्च 24 को संपन्न हुआ। इस मानवीय सभ्यता और आपदा राहत चल स्थल अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में 18 से 25 मार्च तथा समुद्री चरण काकीनाडा के निकट 26 से 23 मार्च 24 को संपन्न हुआ। आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए दोनों के कर्मियों ने एक दूसरे को पोतों की ओर दौरा किया। आपसी संवाद से न केवल पारस्परिक संबंध मजबूत हुए बल्कि सर्वोत्तम प्रथाओं और परिचालन तकनीकों के आदान प्रदान में भी मदद मिली। भारत और अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR
का इस तर्ज पर यह तीसरा अभ्यास था। दोनों देशों के बीच ऐसा पहला अभ्यास नवंबर 2019 में और दूसरा 2022 में संपन्न हुआ था, अक्टूबर 22 में। दोनों अभ्यास भी विशाखापट्टनम में ही हुए थे। भारत मोजाम्बिक तंजानिया का त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 किया गया था। सवाल पूछ सकता है कि IMT ट्रिलेट 2024 क्या है? तो भारत मोजाम्बिक तंजानिया का त्रिपक्षीय अभ्यास है। भारत के दो युद्धपोत INS तीर और INS सुजाता मापुटो मोजाम्बिक और जंजीबार तंजानिया के तटों पर संपन्न इस सैन्याभ्यास में शामिल थे। इस संयुक्त अभ्यास के 21 से 24 मार्च को पहले बंदरगाह चरण में गहन प्रशिक्षण सत्र जंजीबार में INS तीर तथा मापुटो में INS सुजाता पर क्या हुआ? संपन्न हुआ। तीनों देशों के त्रिपक्षीय अभ्यास का यह दूसरा संस्करण था। इसका पहला संस्करण 2022 में संपन्न हुआ था। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक सिक्का का आयोजन किया गया। इसका RBI की स्थापना के 90 वर्ष 1 अप्रैल 2024 को पूरे हुए हैं। RBI 1934 के तहत, अधिनियम 1934 के तहत इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्मरणोत्सव का आयोजन बैंक द्वारा मुंबई में 1 अप्रैल 24 किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर 90 रुपये अंकित मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री ने जारी किया था। स्मारक माने वो स्मृति होता है, उसको याद रखा जाएगा, ठीक ना, जारी किया। लगभग 40 ग्राम वजन का शुद्ध चांदी के इस सिक्के पर एक ओर RBI का लोगो है और दूसरी ओर 90 रुपये मूल्य अंकित है। यहाँ पहला अवसर है जब 90 रुपये अंकित मूल्य का कोई स्मारक सिक्का जारी किया गया है। RBI को समर्पित यह तीसरा स्मारक सिक्का है। इसके पूर्व एक सिक्का 1985 में बैंक की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में तथा दूसरा 2010 में इसकी प्लेटिनम जुबली के अवसर पर जारी किया गया था। तो तीसरा सिक्का किसने जारी किया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक सिक्का जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में है RBI बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। तीसरा कॉलम में आप देख सकते हैं कि भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव पर स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयंती के दिन नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक समारोह में भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट 100 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। 35 ग्राम वजन के शुद्ध चांदी के बने इस सिक्के का व्यास 44 मिलीमीटर है। आप देख सकते हैं फोटो जारी करते हुए भगवान महावीर के 2550वें निर्माण उत्सव पर स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री जारी कर रहे हैं। पूर्वी तट पर भारतीय नौसेना का बृहद अभ्यास पूर्वी लहर के नाम से जाना गया। पूर्वी लहर क्या है भाई? तो भारत के पूर्वी तट पर भारतीय नौसेना का सिर्फ एक अभ्यास है। भारतीय नौसेना ने देश के पूर्वी तट पर बृहद सेनाभ्यास 20 अप्रैल 24 को संपन्न किया और समुद्री सुरक्षा के लिए तैयारियों को देखने के लिए किए गए इस सेनाभ्यास में युद्धपोतों और पनडुब्बियों के अतिरिक्त विमान और विशेष नौसैनिक बल भी शामिल थे। नौसेना की पूर्वी कमान द्वारा जारी किए गए सेनाभ्यास को पूर्वी लहर नाम दिया गया। तो पूर्वी लहर कब किया गया? 20 अप्रैल 2024 को। तो दोस्तों, नवीनतम सामान्य ज्ञान आज समाप्त हुआ। प्रतियोगिता दर्पण का नेक्स्ट क्लास आपको अगले क्लास मिलेगा। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।